आती है कि जब शरीर का संतुलन बिगड़ता है तो इसके परिणाम कितने भयंकर हो सकते हैं। हमारे शरीर का विज्ञान कैसे काम करता है और उसमें बाहरी हस्तक्षेप का क्या असर होता है, ये समझना हर लिहाज से नितांत आवश्यक है। अक्सर ये सवाल मन में उठता है ना कि आखिर पौधों में मिलने वाले कुछ खास रसायन हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे दिमाग को पूरी तरह से हाईजैक कैसे कर लेते हैं। ये सच में हैरान करने वाला है। मतलब एक साधारण से पौधे के अर्क से लेकर लत की ये खौफनाक सच्चाई तक का यह सफ़र, ये कोई मामूली आदत नहीं है। ये तो हमारे शरीर पर एक तरह का बायोलॉजिकल और केमिकल अटैक है। चलिए समझते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में हमारा शरीर और मस्तिष्क कैसे रिएक्ट करता है। तो आज के हमारे एजेंडे में ये खास बिंदु शामिल हैं। पहला, ओपियोइड्स यानी शरीर के अवसादक। दूसरा, कैनाबिनॉइड्स। तीसरा, कोका अल्कलॉइड और डोपामीन। चौथा, किशोर अवस्था और नशे का जाल। और अंत में इसके गंभीर परिणाम। आइए सीधा शुरू करते हैं। पहला भाग, ओपियोइड्स, शरीर के अवसादक। अब देखिए, ये ओपियोइड्स हमें मिलते हैं पोस्ट के पौधे से। इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना बहुत जरूरी है, पापावर सोमनीफेरम। इसका जो लेटेक्स होता है उसी का इस्तेमाल होता है। अब सवाल यह है कि शरीर में ये सीधा हमला कहाँ करते हैं। तो इनके रिसेप्टर्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मौजूद होते हैं। और अगर हेरोइन की बात करें, जिसे बोलचाल में स्मैक भी कहते हैं, तो ये मॉर्फिन के डायएसिटिलीकरण प्रक्रिया से बनाई जाती है। ये सीधा सा एक रासायनिक बदलाव है। और इसका असर, ये एक बहुत ही पावरफुल डिप्रेसेंट है। मतलब ये शरीर के काम करने की रफ्तार को खतरनाक हद तक एकदम धीमा कर देता है। दूसरा भाग, कैनाबिनॉइड्स और हृदय वाहिका तंत्र। और ये हिस्सा बड़ी ही खूबी से दिखाता है कि कैसे किसी पौधे का एक खास हिस्सा शरीर के अलग अलग सिस्टम को टारगेट करता है। हम बात कर रहे हैं कैनबिस सटाइवा पौधे के पुष्पक्रम यानी इन्फ्लोरेसेंस की। इसके रिसेप्टर्स मुख्य रूप से हमारे दिमाग में होते हैं। मारिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, ये सब इसी के अलग अलग रूप हैं। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात क्या है बताएं? दिमाग में रिसेप्टर्स होने के बावजूद इनका सबसे तगड़ा असर हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी हमारे दिल और खून की नलियों पर पड़ता है। इसीलिए जब एथलीट्स इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो ये शरीर के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। तीसरा भाग, कोका अल्कलॉइड डोपामीन उत्तेजना। अब इस तुलना को जरा ध्यान से देखें। ये बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग बायोलॉजिकल सिस्टम काम कर रहे हैं। एक तरफ वो ओपियोइड्स हैं, जिनके बारे में हमने अभी बात की, जो शरीर को एकदम सुस्त और धीमा कर देते हैं। और दूसरी तरफ है कोकीन जैसा स्टिमुलेंट। ये क्या करता है? ये आर्टिफिशियली शरीर की एनर्जी को अचानक से बढ़ा देता है और एक तरह के झूठे सुख या यूफोरिया का एहसास कराता है। शरीर के रसायनों के साथ होने वाली ये छेड़छाड़ वाकई बहुत खतरनाक है। तो इस आर्टिफिशियली बढ़ी हुई एनर्जी के पीछे आखिर है क्या? इसका मेन सोर्स है एरिथ्रोजाइलम कोका नाम का साउथ अमेरिकन पौधा। और बायोलॉजिकली यहाँ क्या हो रहा है? असल में ये हमारे शरीर के एक बहुत ही अहम न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन के ट्रांसपोर्ट में रुकावट डालता है। डोपामीन का सीधा कनेक्शन हमारी खुशी और रिवॉर्ड सिस्टम से है। बस इसीलिए इसे लेने पर एकदम से बहुत ज्यादा एनर्जी और खुशी महसूस होती है। लेकिन अगर डोज थोड़ी भी ज्यादा हो जाए तो भयानक मतिभ्रम या हैलुसिनेशन शुरू हो जाते हैं। और हाँ, यहाँ एक और बात याद रखने वाली है कि प्रकृति में एट्रोपा, बेलाडोना और धतूरा जैसे पौधे भी हैं जो इसी तरह का मतिभ्रम पैदा करते हैं। चौथा भाग, किशोरावस्था और लत का खतरनाक जाल। अब विज्ञान से थोड़ा आगे बढ़कर उस नाजुक मनोवैज्ञानिक स्थिति की बात करते हैं जो अक्सर किशोरावस्था में देखने को मिलती है। ये वो उम्र है जहां कई सारे दबाव एक साथ काम कर रहे होते हैं। परीक्षाओं का भारी तनाव हो, दोस्तों के बीच अपनी जगह बनाने का पीयर प्रेशर हो, या फिर बस यूं ही कुछ नया आजमाने की एक नेचुरल सी क्यूरियोसिटी। यही वो कमजोर पल होते हैं जहां से इन शक्तिशाली रसायनों के साथ प्रयोग शुरू होता है। और देखते ही देखते ये शौक एक ऐसे जाल में बदल जाता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। इस जाल के पीछे की सबसे अहम बायोलॉजिकल वजह है सहनशीलता स्तर या टॉलरेंस लेवल। इसे समझना बहुत जरूरी है। जब कोई पदार्थ बार बार शरीर में जाता है तो शरीर उसकी एक तरह से आदत डाल लेता है। उसका बेसलाइन बदल जाता है। फिर होता यह है कि पहले जैसा ही असर महसूस करने के लिए शरीर को लगातार उस पदार्थ की और ज्यादा डोज चाहिए होती है। और यहीं से लत का एक ऐसा भयानक चक्कर शुरू होता है जो इंसान को पूरी तरह से जकड़ लेता है। तो जब शरीर इस हद तक जकड़ा जा चुका हो और फिर अचानक से इस नशे को छोड़ने की कोशिश की जाए, तब क्या होगा?
तब सामना होता है विड्रॉल सिंड्रोम से। ये शरीर की एक तरह की खुली बगावत है। जब शरीर किसी केमिकल पर पूरी तरह निर्भर हो चुका है और वो उसे अचानक मिलना बंद हो जाए तो शरीर घबराहट, मतली, पसीना आना और कांपने जैसी भयंकर प्रतिक्रियाएं देता है। ये शारीरिक और मानसिक तकलीफ इतनी ज़्यादा होती है कि अक्सर इंसान हार मान लेता है और वापस उसी नशे की तरफ लौट जाता है। 5वां और अंतिम भाग, कुप्रयोग के गंभीर परिणाम। चलिए अब इन चीज़ों के लॉन्ग टर्म असर पर गौर करते हैं। यहाँ कारण और परिणाम का सीधा सीधा बायोलॉजिकल कनेक्शन साफ देखा जा सकता है। जैसे अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन किया जाए तो इसका सीधा असर लीवर पर पड़ता है और लीवर सिरोसिस जैसी जानलेवा बीमारी हो जाती है। वहीं गर्भावस्था के दौरान नशीले पदार्थों का सेवन सीधा भ्रूण के विकास को बुरी तरह प्रभावित करता है और इनमें सबसे खतरनाक स्थिति तब बनती है जब नशे के लिए इस्तेमाल की गई सुइयों या इंजेक्शन को आपस में शेयर किया जाता है। इससे HIV और हेपेटाइटिस बी जैसे गंभीर संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। सोचिए, एक छोटी सी गलती पूरे के पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम को कैसे तबाह कर सकती है। अंत में बस एक ही बात सबसे अहम है, इस नशे की सटीक बायोलॉजिकल कार्यप्रणाली को समझना ही इसके मनोवैज्ञानिक चंगुल से बचने का सबसे पहला और सबसे मजबूत हथियार है। अगर ये समझ आ जाए कि हमारा शरीर इन रसायनों पर कैसे रिएक्ट कर रहा है तो इस जाल में फंसने से बचा जा सकता है। हमारा शरीर जितना मजबूत है उतना ही नाजुक भी है। तो क्या इसे सुरक्षित रखने के लिए हम तैयार हैं? खैर, आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। अगली बार जब हमारी चर्चा होगी तो हम बात करेंगे एक बिल्कुल नए और बेहद दिलचस्प विषय पर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका।